हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है आपका BSOC 133 का ब्लॉक 2 यानी खंड 2 है, एमिल दुर्कheim, जिन्हें हम लोग जनरली एमिल दुर्कheim के नाम से जानते हैं, है ना। तो चलिए एमिल दुर्कheim के बारे में पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट ब्लॉक है वो आपका कार्ल मार्क्स का था। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। अब इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस किस ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनके आने की पॉसिबिलिटी है। तो एमिल दुर्कheim की कृतियों के दार्शनिक आधार, इसका नाम है यूनिट, ये आपका 4 होगा क्योंकि यूनिट 1 से लेकर 3 तक आपका ब्लॉक 1 में था, ये ब्लॉक 2 है। तो इसमें इनका थोड़ा जीवन परिचय देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एमिल दुर्कheim वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं, राइट। फिर अन्य विचारकों के क्या प्रभाव इन पे पड़े, ठीक है। विज्ञानवाद एवं प्रत्यक्षवाद का क्या प्रभाव पड़ा, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन भी पूछ ले। और समाज में श्रम विभाजन से क्या समझते हैं, किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है समाज में श्रम विभाजन को, ठीक है। धर्म और समाज की अभिव्यक्ति कैसे दी, इतने क्वेश्चन हम इसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एमिल दुर्कheim का जीवन परिचय हम देख लेते हैं। देखिए, एमिल दुर्कheim का जन्म 15 अप्रैल 1898 को पूर्वी फ्रांस स्थित एपिनल नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था, यानी फ्रांस में हुआ था। और इनका लालन पोषण एक यहूदी परिवार में हुआ और इनके पिता एक रब्बी अर्थात यहूदी समुदाय के एक आध्यात्मिक नेता और धार्मिक गुरु थे। तो एक रब्बी थे या फिर आप लिख दीजिए एक धार्मिक गुरु थे। बचपन में उन्होंने हिब्रू भाषा और टैलमुड अर्थात यहूदी विधि संग्रह का अध्ययन किया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रावनी स्कूल में हुई और एक रब्बी ही बनना चाहते थे। फिर धार्मिक शिक्षा में उनकी रुचि ना रही और उन्होंने एक स्थानीय विद्यालय में प्रवेश ले लिया, क्योंकि उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जो नैतिकता और अनुशासन के प्रति बेहद सजग था। तो बड़े होने पर एमिल ने यहूदी धर्म और ईसाई धर्म से नाता तोड़ लिया और उनका मत था कि ये धर्म आधुनिक विश्व की समस्याओं का समाधान नहीं सुझा सकते। तथापि अपनी समस्त शैक्षिक जीविका वृत्ति के दौरान धर्म एवं नैतिकता के बौद्धिक अन्वेषण में उनकी रुचि बनी रही। तो अपना धर्म जो था यहूदी और ईसाई धर्म, इन्होंने क्या कर दिया था, उससे नाता तोड़ लिया था, बहिष्कार कर दिया था। और 1879 में उच्चतर शिक्षा के लिए दुर्कheim ने फ्रांस स्थित सर्वाधिक जाने माने महाविद्यालय इकोल नॉर्मेन सुपेरियर में प्रवेश ले लिया था। आरंभ में उनकी रुचि मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में थी। उन्हें उक्त महाविद्यालय में होने वाली बौद्धिक रचनाओं में बड़ा आनंद आता था, परंतु वहां की शिक्षण शैली के वे आलोचक ही रहे हैं। उनका कहना था कि यह शैली बेहद साहित्यिक एवं अलंकारिक थी और इसमें वैज्ञानिक परिशुद्धता का अभाव था। जिस विश्वविद्यालय में वो रहते थे, महाविद्यालय में, और अपने अध्ययन काल के तीसरे वर्ष में उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन का फैसला कर लिया, जो कि उनके अनुसार तात्विक प्रश्नों को समझने में कहीं अधिक तर्क संगत, वैज्ञानिक एवं व्यवहार परक लगा समाजशास्त्र। और उक्त महाविद्यालय में दुर्कheim पर रिन्यूविये एवं बूतरू जैसे नव कैंटियन विचारकों का प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो बूतरू के चिंतन ने दुर्कheim को प्रभावित किया। तो किसके चिंतन ने, बूतरू के चिंतन ने। और उनका कहना था कि हर शास्त्र विद्या की विषय वस्तु से स्पष्ट होनी चाहिए। कोई भी शास्त्र हो, विद्या की जो विषय वस्तु है, कंटेंट जो है, वो स्पष्ट होने चाहिए। और दुर्कheim तर्क संगतवाद, नैतिकता के वैज्ञानिक अध्ययन एवं लौकिक शिक्षा के प्रति रिन्यूविये के वचनबद्धता से काफी प्रभावित थे। तो रिन्यूविये और बूतरू दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिनसे दुर्कheim प्रभावित हुए थे, ठीक है। ओके, साथ में इतिहासकार फूस्ते व कुलांज से भी प्रभावित थे, जो वैज्ञानिक विधि के पक्षधर थे। तो इतिहासकार में फूस्ते, कुलांज, और यहाँ पर अगर तर्क शास्त्र और नैतिकता के रूप में देखा जाए तो वो वहां पर किससे प्रभावित हुए थे, रिन्यूविये और बूतरू से, ठीक है। चलिए, अब इतना इनके जीवन के बारे में हो गया। और 1882 से 1887 तक दुर्कheim ने पेरिस के निकट राज नियंत्रित माध्यमिक विद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाया। उस समय तक वे डॉक्टरी की उपाधि के लिए शोध प्रबंध यानी थीसिस पर विषय तय कर चुके थे, जो था व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच का संबंध। और उन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। तो यदि क्वेश्चन व्यक्ति और समाज से संबंधित आएगा तो फिर आपको यही लिखना होगा, ठीक है। तो उन्होंने अपना शीर्षक व्यक्तित्व और सामाजिक एकजुटता के बीच संबंध तय किया। तो उन्होंने क्या लिखा, शीर्षक जो दिए, टॉपिक व्यक्तित्व और सामाजिक एकजुटता के बीच संबंध। और 1886 तक वे अपने शोध निबंध का प्रथम प्रारूप कर चुके थे और इसमें सम्मिलित विचारों को उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इकट्ठा कर लिया, ठीक है। कुछ शोध
विषय भी थे जो कि इसमें उनके दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। अब फिर हम नीचे देख लेते हैं। 1822 में समाजशास्त्र के लिए सोशियोलॉजी शब्द गढ़ चुके थे, यानी आ चुका था कि समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी कहा जाएगा। और समाजशास्त्र के शास्त्र विद्या जो अब भी शैक्षिक मान्यता के लिए संघर्षरत थी, यानी कि उसको एक मान्यता अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं मिली थी समाजशास्त्र को। तो समाजशास्त्र के प्रभाव को मन में स्पष्ट रूप से देखने के लिए दखाइम ने जर्मन में विश्वविद्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया और 85-86 के बीच उन्होंने अनेक जर्मन विश्वविद्यालयों का दौरा किया और वे समाजों के अध्ययन में अनेक जर्मन सामाजिक चिंतक हर्बर्ट स्पेंसर की कायिक अनुरूपता से प्रभावित थे। वैगनर श्यामलर के नैतिकता संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन ने भी उनके ऊपर छाप छोड़ी थी और नैतिकता संबंधी समाजशास्त्री व्याख्या में विल्हम बुद्ध के योगदान की बेहद सराहना उन्होंने की थी। ठीक है, 1887 में दखाइम ने अपनी जीविका वृत्ति बोर्दोयू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में आरंभ कर दी थी और यहाँ उन्होंने बड़े ही लाभकारी 15 वर्ष बिताए और यही रहते वर्ष 1893 में प्रथम पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित हुई और यह उनके डॉक्टर के उपाधि संबंधित शोध निबंध पर आधारित थी। ठीक है, ओके। दखाइम राजनीति को नापसंद करते थे, परंतु नैतिक व्यष्टिवाद विषय को उनके एक लेख ने ड्राइफूस मामले का समर्थन करते हुए बुद्धिजीवियों के खिलाफ अभियोगों का करारा जवाब दिया था। तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या बनती है, तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति एवं प्रबोधन युग शुरू होने के बाद समाज में व्यष्टिवाद और वृद्धि विषय के एक बौद्धिक चिंता व्याप्त हो गई थी, यानी कि वैयक्तिक राजनीतिक अधिकारों में अभिकथन में वृद्धि और राज्य के सामूहिक प्राधिकार में गिरावट देखी जा रही थी। लोग जो चाहे वो कह सकते थे, वो अधिकार ले सकते थे। जो राज्य के अधिकार थे उनको वो अपने अधिकार इतने मतलब कि हक के साथ जमाने को नहीं मिलते थे जितने लोगों को मिलते थे। लोग अपने अधिकार खुद बनाते थे। 1871 में फ्रांस के सक्षम राजनीतिक संकट था और राष्ट्रीय एकता का पतन होता जा रहा था और फ्रांस ने इसी कारण सामाजिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजनीतिक समीकरण की दिशा में कार्य किया और वैज्ञानिक पद्धति का विकास ही सामाजिक प्रगति की ओर ले जाएगा, ये मानना था। और दखाइम का मानना था कि समाजशास्त्री पद्धति नैतिक व्यवस्था में अवनति के समाधान प्रदान कर रही है नीचे की ओर और उनकी रुचि एक नैतिक नागरिक एवं चिरंतन व्यवस्था लागू कर गणराज्य को चंगा कर देने की थी, यानी अच्छा करने की थी। और दखाइम का सरोकार इस प्रकार के विचारों से था कि लोग सामाजिक जीवन से किस प्रकार जुड़े। ठीक है ना, और उन्होंने एक दूसरे में औद्योगिक युग में लोग एक दूसरे के साथ संबंध कैसे कायम रखते हैं, तो ये दखाइम के अपने सामाजिक विचार थे, सामाजिक और ऐतिहासिक विचार थे जो स्टार्टिंग में देखने को मिले थे। ठीक है, ओके। हम अब इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि दखाइम की कृतियों पर अन्य विचारकों के क्या प्रभाव पड़े। दखाइम की कृति जो रचना थी उसमें बौद्धिक परिस्थिति के आलोक में समुचित रूप से समझा जा सकता है। तो दखाइम को प्रभावित करने वाले बौद्धिक विचार कौन कौन से थे, तो उसमें सामाजिक यथार्थवाद सबसे पहला था। ठीक है, यानी कि दखाइम एक सामाजिक यथार्थवादी थे। क्योंकि उन्होंने समाज को एक सुई जेनरिस अर्थात अद्वितीय व्यक्ति से पूर्व एक अस्तित्व के रूप में परिकल्पना की, यानी अद्वितीय तथा व्यक्ति से पूर्व एक अस्तित्व, व्यक्ति से पूर्व ही समाज का अस्तित्व था, वो ये मानते थे। और उनका मानना था कि आर्थिक एवं उपयोगितावादी व्याख्याएं वैज्ञानिक परिघटनाओं को स्पष्ट नहीं कर सकती हैं। उपयोगितावादी दार्शनिकों के अनुसार लोग पैसे का लेन देन करते हैं और उनके ये कार्य आत्महित से संचालित होते हैं। ठीक है ना, तो सामाजिक यथार्थवाद को उन्होंने मान्यता दी, उनमें सामाजिक यथार्थवाद दिखता था। ठीक है, किनमें, दखाइम में। और लोगों पर एक सामाजिक दबाव भी बना रहता है और उनके कार्य पूरी तरह उपयोगितावादी तो आर्थिक रूप से संचालित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दखाइम का पहला जो प्रभाव था विचारों पर, बौद्धिक विचारों पर, तो सामाजिक यथार्थवाद था। ठीक है, दखाइम की कृतियों पर प्रभाव डालने वाले प्रारंभिक फ्रांसीसी बुद्धिजीवी जे रूसो और हाब्स थे। ठीक है, उनके पूर्ववर्ती ने दखाइम के नैतिकता और समाज विषयक विचारों पर प्रभाव डाला था और दखाइम रूसो की इस धारणा से प्रभावित थे कि ऐसे सर्वमान सामाजिक और नीति संगत नियमों की आवश्यकता है जो समाज को एकबद्ध करके रखे। ठीक है, ओके, तो ये दखाइम का था। ठीक, चलिए
दूसरा, हाफ्स के विचार से असहमत थे। हाफ्स का दृढ़ मत था कि व्यक्ति का प्रकृति के साथ एक अनुबंध होता है और उनका आग्रह था कि व्यक्ति की इच्छा का स्थान सामाजिक बंधनों से पहले होता है, सामाजिक बंधन बाद में है, व्यक्ति की इच्छा पहले है, हाफ्स का मानना था। और हकाइम जो थे इस बात से सहमत नहीं थे, उनका कहना था कि समाज पहले है और व्यक्ति की इच्छा जो है वो बाद में है, क्योंकि व्यक्ति समाज से बनता है। ठीक है, तो हकाइम का मानना था कि दबाव समूहगत लोगों से निर्गत होता है, ना कि व्यक्ति विशेष से, और यह दबाव नजर आता है, इसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति विशेष के अंदर से प्रकट नहीं होता है। तो सामाजिक यथार्थवाद के निकट थे कौन, इन पे असर पड़ा किसका, दखाइम का। फिर विज्ञानवाद एवं प्रत्यक्षवाद का प्रभाव, तो विज्ञानवाद और प्रत्यक्षवाद का प्रभाव भी इन पे दखाइम पे पड़ा, क्योंकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक फ्रांस के विश्वविद्यालयों में समाज शास्त्र का अध्ययन किसी विषय क्षेत्र के रूप में नहीं किया जाता था। जैसे मैंने कहा, समाजशास्त्र एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ में पढ़ाया जाता था। अगस्त कांट ने 1882 में ही समाजशास्त्र शब्द गढ़ दिया कि समाजशास्त्र जो है एक शब्द है जिसकी उत्पत्ति अगस्त कांट ने की थी और इन्हीं को ही समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। परंतु उस समय तक समाजशास्त्र का अध्ययन विश्वविद्यालयों में शुरू नहीं किया गया था। दखाइम कांत की प्रत्यक्षवाद संबंधी अवधारणा से प्रभावित थे, तो 1887 में बोर्दियो में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद दखाइम ने समाजशास्त्र के अध्ययन को एक शैक्षिक विषय क्षेत्र के रूप में संस्थापित कर दिया और उनके अनुसार समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय क्षेत्र के रूप में तभी स्थापित किया जाना चाहिए जबकि सामाजिक क्रियाकलापों के अंतर्निहित कारणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। तो इस तरह से अगस्त कांट ने समाजशास्त्र नाम दिया, लेकिन उस समय समाजशास्त्र अलग विषय नहीं था, अलग विषय में अलग विषय बनाने की कोशिश किसने की थी, दखाइम ने की थी, एमिल दखाइम ने की थी, और उसमें वो सक्सेस भी हुए थे। तो समाजशास्त्र जो उस समय एक विषय क्षेत्र के रूप में उभर रहा था, मात्र निराधार कल्पनाओं की बजाय सामान्य निष्कर्ष स्थापित कर रहा था। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक विषय क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र संबंधी अपनी समझ विकसित करने की प्रक्रिया में दखाइम पर विभिन्न बुद्धिजीवियों का प्रभाव पड़ा। मॉन्टेस्क्यू, सेंट साइमन, काम्त, ये सभी समाजशास्त्री थे और दखाइम मॉन्टेस्क्यू की धारणा से खासा प्रभावित थे कि समाज संबंधी कोई भी अन्वेषण विज्ञान तथ्यों के अन्वेषण से संबंध होता है, ना कि महज बेबुनियाद कल्पनाओं से। इसीलिए समाजशास्त्र को भी एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में बाहर लेके आना पड़ा। ठीक है ठीक है, जैसे और भी सब्जेक्ट होते हैं, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे विज्ञान शास्त्रों को अपेक्षाकृत अधिक विकसित एवं प्रत्यक्षवादी माना गया है। दर्शन शास्त्र एवं इतिहास जैसे सामाजिक विज्ञान शास्त्रों को गैर प्रत्यक्षदर्शी का दर्जा मिला है। तो कांत का मानना है कि सभी समाज, धर्म, विज्ञान, पराभौतिक, वैज्ञानिक जैसे क्रम विकास के एक समान चरण से गुजरे हैं। ठीक है, तो इसलिए समाज शास्त्र को यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट का, एक अलग विषय का ओहदा यहाँ पे दर्जा दिया गया। ठीक है, ओके, राइट। प्रकारवाद, ओके, अब प्रकारवाद देख लेते हैं। देखिए, प्रकारवाद कैसे कि हमें पता है कि जो दखाइम है वो यहाँ पे काम्टे और स्पेंसर से बहुत प्रभावित थे और भी रूसो वगैरह से भी बहुत प्रभावित थे। यहाँ पे समाज के विभिन्न भाग आपस में जुड़े होते हैं और पूरे समाज को स्थायी बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक है ना, समाज के बहुत सारे भाग होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और समाज को स्थायी रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए ये मिलकर काम करते हैं और समग्र उनके भागों के कुल योग से कहीं अधिक होता है और उनके व्यस्त भागों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि हृदय अथवा फेफड़ा उदाहरण के लिए अपना कोई अलग जीवन नहीं रखते। ठीक है, ये अंग समस्त शरीर को कायम रखने के लिए मिलकर काम करते हैं और उन्हें अलग से देखे जाने पर वे निर्जीव ही है। तो इसी प्रकार सामाजिक परिघटनाओं की व्याख्या वैयक्तिक परिघटनाओं के अध्ययन से नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर सामाजिक एकीकरण इसलिए संभव होता है कि समाज के सभी अंग समग्र समाज को, समग्र यानी सभी समाज को कायम रखने के लिए कार्य करते हैं और सरल समाजों में मान्यताएं, मनोभाव एक बृहत्तर दबावकारी शक्ति होती है, जैसे कि कार्यों में लगे सभी व्यक्ति पूरे समाज को कायम करने के लिए काम करते। ठीक है, तो कोई भी सरल समाज सजाती होता है और ऐसे समाज को लोग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसे कार्यों में रत होता है। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो समाज
अपेक्षाकृत जटिल हो जाता है, ठीक है ना, बड़ा हो जाता है और लोगों के कामकाजों में फर्क नजर आने लगता है। श्रम विभाजन और कार्यों को विशिष्टीकरण के फलस्वरूप लोग एक होने लगते हैं, क्योंकि काम करना पड़ता है, जीविकोपार्जन करना पड़ता है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों को सरल एवं जटिल दोनों रूपों में प्रदर्शित किया है। और इसी प्रकार एमिल डखाइम ने समाज को यांत्रिक एवं जैविक एकात्मता के रूप में दर्शाया है, ठीक है। ओके, डखाइम का मानना था कि स्पेंसर ने इस बात को मान लिया है कि सामाजिक जगत में मेल मिलाप की भावना मौजूद थी और अपने आधुनिक अध्ययन उन्होंने इसके पूर्व संकल्पित धारणा का प्रश्न नहीं किया था, ठीक है। समाज में श्रम विभाजन हमने कार्ल मार्क्स में देखा था, श्रम संघर्ष, ठीक है, वर्ग संघर्ष। अब इनमें हम देख रहे हैं श्रम विभाजन। तो देखिए, श्रम का विभाजन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में है, ठीक है। डखाइम ने अपनी व्याख्या को पूरी तरह आर्थिक लेन देन तक सीमित नहीं रखा। उनका मानना था कि श्रम विभाजन एक सामाजिक परिघटना है और सामाजिक व्याख्या को गुणापरक बनाता है। उनका यह भी मानना था कि जो भी क्षेत्र है उनमें जनसंख्या का आधार और घनत्व बढ़ता रहता है, तो उत्तरजीविता के लिए अंतःक्रिया एवं संघर्ष में वृद्धि होती है। सीधी सी बात है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो क्या होगा, लोग बढ़ेंगे, लोगों से तो जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती है ना, तो जीविकोपार्जन के लिए, अपने पेट को पालने के लिए वो उनको संघर्ष करना पड़ेगा, उनको क्रिया करनी पड़ेगी, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी। और व्यक्तियों के बीच उत्तरजीविता हेतु इस संघर्ष से बचने के लिए आधुनिक समाजों में सामाजिक विभेदीकरण अपनाया जाता है, ठीक है। और लोग कुछ खास किस्म के प्रकारों के लिए एक दूसरे पर कहीं अधिक निर्भर होते हैं और इसे सामाजिक सामंजस्य पनपता है, ठीक है। और आधुनिक समाज में व्यक्तिवाद में वृद्धि देखी जाती है, परंतु इसे समाज में आपसी तालमेल और मेल मिलाप बनाए रखना भी जरूरी होता है। अपने लेखों में जो इमाइल दुर्खीम है, तो उन्होंने ये भी कहा है, स्पष्ट किया है कि लोग किस प्रकार सामाजिक बंधनों द्वारा एक दूसरे से और समाज से जुड़े हुए हैं। तो समाज में श्रम विभाजन विषयक उनके डॉक्टर की उपाधि है, तो शोध निबंध में सामाजिक एकात्मा की संकल्पना पर केंद्रित था। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डखाइम का मानना था कि एकात्मा दो विशिष्ट तरीकों से व्यक्त की जा सकती है, यांत्रिक और जैविक। यांत्रिक एकात्मकता वाले लघु समाजों में वैयक्तिक स्वायत्तता न्यूनतम होती है। वैयक्तिक स्वायत्तता यानी कि सेल्फ, जिसे हम बोल सकते हैं, पर्सनालिटी जो होती है, व्यक्तिगत जो स्वायत्ताधिकार होते हैं, और समाज मान्यताओं की एक रूपता द्वारा अभिलक्षित होता है। समाज की जो मान्यताएं होती हैं वही मानना पड़ता है, उसी को मान के चलना पड़ता है, मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और कार्यों का कोई विशिष्टीकरण नहीं होता है और श्रम विभाजन बहुत कम देखा जाता है, यानी कि लोग जाके श्रम करें टुकड़ों में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीविकोपार्जन के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। और सामूहिक अंतःकरण समूह में सभी लोगों के बीच व्याप्त होता है, तो व्यक्ति को समग्र समाज में जोड़ने वाले संबंध गहरे होते हैं और यहाँ पूर्ण सामाजिक एकीकरण देखा जाता है। और ऐसे समाज में धर्म का बोलबाला होता है और समाज में किसी भी व्यक्ति का स्थान नातेदारी से निर्धारित होता है, ठीक है। यह दंडिक कानून व्यवस्था भी यहाँ लागू होती है, जो अपराध करने वालों को बलपूर्वक दंड दिया करती है, ताकि मूल मान्यताओं और मूल्यों को फिर से स्पष्ट किया जा सके। तो इनके अपने खुद के समाज के कानून होते हैं, उन कानूनों का पालन परिपालन करना होता है। यदि आप उस कानून को तोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर दंड भी भुगतना पड़ता है। तो यह कानून दमनकारी होता है और अपराध दोष के लिए कठोरता पूर्वक दंडित करना पड़ता है। दूसरी ओर जैविक एकात्मा वाले समाज होते हैं, इनमें कहीं अधिक श्रम विभाजन देखा जाता है। क्यों? और विशिष्ट कार्यों के लिए लोग समग्र समाज की बजाय एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और ऐसे समाज सघन होते हैं और किसी विशाल भूभाग पर फैले होते हैं। यहाँ राजनीतिक विविध और आर्थिक संस्थाएं कहीं अधिक विशिष्टीकरण होती है। तो जो एकल समाज होता है तो वो श्रम विभाजन उनमें कम होता है, क्योंकि उनकी जीविकोपार्जन बहुत कम होते हैं, लोग कम होते हैं। तो हो सकता है जो समाज की यूनिटी है उसी से एक मुखिया होता है और मुखिया का पूरा उत्तरदायित्व होता है सबके लिए खाना वगैरह सब कुछ इकट्ठा करने का, बंदोबस्त करने का, इसलिए श्रम विभाजन कम होता है। लेकिन जो सघन समाज होता है, जो जटिल समाज होता है, जो बड़ा समाज होता है, तो वहां के लोग ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे श्रम विभाजन जो होता है ये ज्यादा देखा जाता है और लोग कार्य के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। ये चीजें ज्यादा देखी जाती है जटिल और समग्र वाले उसमें समाज में, ठीक है। ओके, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट आपका श्रम विभाजन ही हो सकता है और उनके पक्ष किस एमिल दुर्खीम के जो है दुखाइम के उनके पक्ष पूछ सकता है, बौद्धिक विचार पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है, ठीक है ना। ओके, चलिए
अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, धर्म और समाज के व्यक्ति ये देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म तो छोड़ ही दिया था ना, अपना धर्म यहूदी और ईसाई धर्म को बहिष्कार कर दिया था उन्होंने। तो दखाइम की पुस्तक दी एलिमेंट्री फॉर्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ सन 1912 में प्रकाशित हुई थी। और 1902 से ही धर्म के अध्ययन में रुचि रखते थे, क्योंकि वे धर्म को एक प्रमुख सामाजिक संस्था के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि धर्म जो है वो एक सामाजिक संस्था के रूप में है। और साथ ही उनका समाज शास्त्री पत्रिका जो थी उसमें भी अधिकांश लेख धर्म के विषय पर ही केंद्रित हुआ करते थे, छपा करते थे। वे धर्म के उन तत्वों अथवा घटकों का अन्वेषण करना चाहते थे, वो खोज करना चाहते थे धर्म के उन तत्वों का जो धार्मिक जीवन को संभव बनाते थे। तो उन्होंने आदिम धर्म की ओर रुख किया और ये मानते हुए एक उद्ध विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाया कि आदिम धर्म के मूल प्राधार का अध्ययन करने से आमतौर पर धर्म के घटकों को समझा जा सकता है। पुराने टाइम के धर्म को उन्होंने खोज का एक हिस्सा माना। प्रेक्षण एवं अन्वेषण पर आधारित धर्म एक धार्मिक अध्ययन का प्रतिपादन किया। और दखाइम के अनुसार धर्म जगत की सार्थकता समझने में लोगों की मदद करता है और वे समाज को मानवीकृत भी करता है। कौन? धर्म। तो उनका मानना था कि धर्म मान्यताओं एवं कर्मकांडों से मिलकर बना है और उनके अनुसार मान्यताएं वे अवधारणाएं हैं जो पवित्र की ओर संकेंद्रित होती हैं। तो कर्मकांड दूसरी ओर वे कृत्य हैं जो पवित्र की ओर निर्देशित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से धार्मिक विश्व दृष्टि दो अधिकार क्षेत्रों में विभाजित है, पवित्र एवं लौकिक। उन्होंने दो क्षेत्र इसके कर दिए थे धर्म के, ठीक है। धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया था, एक पवित्र में और एक लौकिक में कर दिया था। और कोई चीज मान्यता या कृत्य पवित्र होता है क्योंकि वह समाज द्वारा पवित्र माना जाता है, ठीक है। ओके, पवित्र एवं लौकिक संबंधी संकल्पनाएं इन्होंने दी थी। तो कुछ विद्वानों का मत है कि पवित्र और लौकिक में स्पष्ट है, अंतर स्पष्ट है, क्योंकि उनके अनुसार ये विभेद वैसे ही है जैसे कि अन्य विपरीतताओं के बीच अंतर, जैसे पारलौकिक और इहलौकिक के बीच, साधारण और असाधारण के बीच। उसी तरह से पवित्र लौकिक वस्तुओं से सर्वथा भिन्न होता है। दखाइम कहते हैं कि जो पवित्र होता है वो लौकिक वस्तुओं से सर्वथा भिन्न होता है और उन्हें पृथक रखा जाता है। लौकिक का अभिप्राय है अपवित्र, धर्म निरपेक्ष, ऐहिक। उन्होंने लौकिक को अपवित्र बता दिया, धर्म निरपेक्ष और ऐहिक बता दिया। पवित्र तो पवित्र ही है, ठीक है ना। कर्मकांड या अनुष्ठान ऐसे ही अवसर होते हैं जब पवित्र एवं सांसारिक वस्तुओं के बीच संचार होता है, जो कर्मकांड अनुष्ठान वगैरह किए जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति पवित्र कार्य में हिस्सा लेना चाहे तो वह पहले उसे अपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और कई विद्वानों ने इस पवित्र तथा लौकिक के पर्याय की आलोचना भी की है। चर्च या मंदिर आदि को धर्म का केंद्र मानने वाले इस प्रकार के पार्थ को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और विद्वानों का कहना भी है कि दैनिक जीवन की लौकिक एवं सांसारिक गतिविधियों में हमें पवित्रता का आभास होता है, तो दूसरी ओर दैनिक संचारिक जीवन में पवित्र और लौकिक के बीच में अंतःक्रिया होती रहती है, पवित्रता उसके बीच में, ठीक है। इसीलिए धर्म को मूलभूत से सामाजिक ही माना जाता है, ठीक है ना। तो ये धर्म और समाज था किसका? दुर्खिम का। ये देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन सकता है, ठीक है ना। सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना जो होती है, देखिए जो समग्र समाज होता है, जो पूरा समाज होता है, उसके द्वारा जो मान्यताएं प्रथाएं रखी जाती हैं उनका एक भाग होता है और यही सामाजिक प्रयोजन प्रदान करती है, ठीक है। कोई भी काम जो होता है सामाजिक सामूहिक चेतना के माध्यम से किया जाता है और सामाजिक जीवन को संचारित भी करती है। कौन? सामूहिक चेतना। तो सामूहिक चेतना नैतिक एवं मानसिक मनोभाव की किसी समरूपता से पहचानी जाती है, ठीक है। सामूहिक चेतना वैयक्तिक चेतना से भिन्न होती है, यह समग्र समाज में विस्तृत होती है, यानी चलती है। कौन? सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना की भूमिका सामाजिक एकात्मकता यानी एकात्मकता कायम रखने में होती है, ठीक है। एक आत्मकता और विभिन्न पीढ़ियों को परस्पर जोड़ने में कायम होती है सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना जितनी अधिक विस्तृत प्रबल होगी, ठीक है ना, एक रूपता उतनी ही अधिक होगी, उतना ही बेहतर लोगों का सामूहिक मान्यताओं मनोभावों के प्रति लगाव होगा। तो ये इन्होंने बताया है सामूहिक चेतना। दुर्खइम जो है उन्होंने सामूहिक चेतना का वर्णन किसी समाज के औसत सदस्यों की सामान्य मान्यताओं और मनोभावों के रूप में किया है, ठीक है। उन्होंने मान्यताएं एवं मनोभावों की व्यवस्था को ही एक जीवन माना है और उसी को उन्होंने सामूहिक चेतना कहा है और इसका पूरे समाज से अस्तित्व बना हुआ है, ठीक है।
तो सामाजिक चेतना हो गई। अब अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो ये ना रहे कि अरे ये कहाँ था मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया सारांश, जो अभी हमने लेसन लिया है दखाइम का सारांश होगा। यूनिट 5 आ गया सामाजिक तथ्य, इसे भी इसी में ले लेते हैं। और जो एमिल दखाइम दखाइम है, इनको हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं आज, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं, सामाजिक तथ्यों के प्रकार देख लेते हैं। समाजशास्त्री पद्धति भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन टाइम भी बहुत कम है। तो सामाजिक प्रारूप के वर्गीकरण के नियम देख लेंगे हम। 3 क्वेश्चन इसमें लेते हैं, सामाजिक तथ्यों के प्रकार, सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं और सामाजिक प्रारूप के वर्गीकरण के नियम, ठीक है। लेकिन सामाजिक तथ्य ये है क्या, ये भी थोड़ा यहाँ पे जान ले तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में, इसको एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि समाजशास्त्र जो है सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में है। तो देखिए समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसको निर्धारित करने के 2 पहलू हैं, ठीक है। पहला है अध्ययन के संपूर्ण क्षेत्र को परिभाषित करना, और दूसरा है उस प्रकार की वस्तु को परिभाषित करना जिसका इस क्षेत्र में अध्ययन किया जाए। समझिएगा, जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसके क्षेत्र को, संपूर्ण यानी पूरे क्षेत्र को परिभाषित करिए, और जो वस्तु को आप परिभाषित कर रहे हैं वो आपने परिभाषित कर दिया ना, तो उस प्रकार की वस्तु को परिभाषित करना जिसका क्षेत्र में अध्ययन किया जाना है, सेम ही है। अब 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताते हुए दूसरे पहलू को निष्पादित किया। दूसरा पहलू उस प्रकार की वस्तु को परिभाषित करना जिसका इस क्षेत्र में अध्ययन किया जाएगा। तो उन्होंने सामाजिक तथ्यों को कार्य करने, सोचने, अनुभव करने उन तरीकों के रूप में परिभाषित किया है जो व्यक्ति के बाह्य है तथा एक दबावकारी शक्ति से युक्त है और जिसके द्वारा वे व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। सामाजिक तत्व को दखाइम जो है, एमिल दुर्खाइम, समाज का एक ऐसी वास्तविकता है, ठीक है ना, के लिए जो कि मतलब समाज व्यक्तियों के सहचर से बना है, ये बात बिल्कुल सही है। और अतः समाज एक विशिष्ट वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है और जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। ये किसने कहा है, एमिल दुर्खेम ने कहा है। और समाज की विशिष्ट वास्तविकता उन अन्य वास्तविकताओं से अलग है जिनका अध्ययन भौतिक तथा जीव विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। तो सामाजिक वास्तविकता को समाजशास्त्र की विषय वस्तु होना चाहिए और किसी भी सामाजिक घटना की वैज्ञानिक समझ सामाजिक संरचना में दिखाई देने वाली सहयोगात्मक विशेषताओं से उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक तथ्य देखिए कार्य करने, सोचने व अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग समान रूप से पाया जाता है। सामाजिक तथ्य का मतलब कार्य करने, अनुभव करने का तरीका, ठीक है। कार्य करने, अनुभव करने का तरीका सामाजिक तथ्य कहलाता है। और दरखाइम ने सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं की भांति प्रयोग किया। वे वास्तविक है तथा व्यक्ति की इच्छा या चाह से परे है। तो ये व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तथा उन पर दबाव डालने में समर्थ है। दूसरे शब्दों में उनकी प्रकृति दबावकारी या नियंत्रणकारी। तो सामाजिक तथ्यों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वे व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र है, सामाजिक तथ्यों से सही प्रकृति समाज में मौजूद है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी विशेषताएं इसकी आ जाती हैं, किसकी, सामाजिक तथ्य की आ जाती हैं। कानून, संहिताएं, प्रथा, नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, जात, भाषा, ये सभी सामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। सामाजिक तत्व कौन कौन से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा कानूनी संहिताएं, प्रथाएं, नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, रीतियां, भाषा, ये सभी सामाजिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अब सामाजिक तत्व के प्रकार कौन कौन से, देखिए सामाजिक तत्व जो है, जैसे मैंने कहा कि कानून है, प्रथाएं हो गई, नियम हो गए, धार्मिक विश्वास हो गए, रीति रिवाज हो गए, भाषा हो गई, तो ये तो सतत क्रम है, ये चलते रहते हैं, जनरेशन आती रहती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। तो उनके एक सिरे पर संरचनात्मक अथवा स्वरूप संबंधी सामाजिक घटनाएं होती हैं जो सामाजिक जीवन को आधार बनाती हैं। मतलब उसका तात्पर्य कि समाज का निर्माण करने वाले मूलभूत भागों की प्रकृति व संख्या है जिस क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है। तो सामाजिक तथ्यों के प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या मिल सकता है सामाजिक तथ्यों के प्रकार में। अच्छा, सामाजिक तथ्यों के प्रकार में
भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण, आवासों की संरचना, संचार व्यवस्था की प्रकृति, ये इसके प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण, आवासों की रचना, संचार व्यवस्था की प्रकृति, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? सामाजिक तथ्यों के प्रकार में, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट तरीके से हेडिंग में नहीं दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक तथ्यों का एक स्पष्ट रूप नहीं बन पाया है प्रकार का। ठीक है, वही मैं आपको कह रही हूँ, समाज के संस्थागत आदर्शों से परे स्थित है। सामाजिक तथ्यों ने संस्थागत सामाजिक संस्थाओं की तुलना में अभी पूर्णतः वस्तुपरक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया है, इसलिए आप इस चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमने आपको बताया है। ठीक है ना, कि कौन कौन से प्रकार है। ठीक है, राइट। चलिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं सामाजिक तत्वों की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताएं भी यहाँ पे हैं। अब देख लीजिए, सामाजिक तत्व जो होते हैं, अब उनकी विशेषताएं क्या हैं? बाह्यता, बाध्यता, स्वतंत्रता तथा सामान्यता। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बाह्यता, बाध्यता, स्वतंत्रता और सामान्यता, ये क्या है? सामाजिक तत्वों की विशेषताएं। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, सामाजिक तत्वों की विशेषताएं। ठीक है ना। तो दरखाइम के अनुसार सामाजिक तत्वों का अस्तित्व व्यक्तिगत चेतना से बाहर होता है। व्यक्तिगत चेतना से बाहर का मतलब बाह्यता से हो गया। ठीक है, ओके। तो व्यक्तिगत चेतना से बाहर होता है मतलब बाह्यता हो गया, तो उसका अस्तित्व व्यक्तियों से परे होता है। उदाहरण के लिए कानून व प्रथाओं में पारिवारिक एवं नागरिक या संविदात्मक दायित्वों की परिभाषा व्यक्तियों से बाहर होती है। धार्मिक विश्वास और व्यवहार व्यक्ति से परे होते हैं या वो पहले से विद्यमान होते हैं। ठीक है, व्यक्ति समाज में जन्म लेता है, उसे छोड़ जाता है, जबकि सामाजिक तत्व समाज में पहले से विद्यमान रहते हैं और व्यक्ति के जाने के बाद भी विद्यमान रहते हैं। जैसे भाषा किसी भी व्यक्ति पर निर्भर न रहते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, तो क्या है? ये बाह्यता कहलाती है। ठीक है, पहली विशेषता हो गई। फिर दूसरी विशेषता क्या है? बाध्यता। तो सामाजिक तथ्यों की एक अन्य विशेषता यह है कि व्यक्ति के ऊपर दबाव डालते हैं। बाध्यता, मजबूरी। सामाजिक तथ्यों की मान्यता का कारण है कि स्वयं को व्यक्ति पर अधोरोपित करते हैं। यानी यदि आप समाज में रहेंगे तो आपको हमारे कानून मानने पड़ेंगे, जो हमारे रीति रिवाज बनाए गए हैं वो आपको मानने पड़ेंगे। आपको उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये बाध्यता हो गई। उदाहरण के लिए, इस प्रकार की घटना सिद्धांत रूप से सामाजिक है क्योंकि इसका आधार तथा विषय समूह है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष है। तो बाध्यता हो गई। ठीक है, फिर सामाजिक तत्व वह है जो समाज में लगभग समान रूप से घटित होता है, साथ ही मानव प्रकृति के गुणों के साथ में सीमित नहीं होता है, बल्कि स्वतंत्र रूप में होता है। उदाहरण के लिए, किसी समूह द्वारा सामूहिक रूप से किए गए कार्य, अनुभव और विश्वास, तो इसे हम ले लेंगे स्वतंत्रता पे। और फिर आ जाएगा हमारा समानता। तो सामाजिक तथा विशिष्ट, सामाजिक तत्व विशिष्ट होते हैं और उनका जन्म व्यक्तियों के पारस्परिक सहचर्य से होता है, मतलब कि मिलने से होता है। और सामाजिक तथा सामाजिक तथ्य सामाजिक समूह अथवा समाज के सामूहिक प्रकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत चेतना से उत्पन्न तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। सामाजिक तत्वों को वर्गीकृत व श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। तो इसकी विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बाध्यता, बाह्यता, स्वतंत्रता और सामान्यता। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे बाह्यता एवं बाध्यता। तो यहाँ सामाजिक तथ्यों की दो विशेषताएं अर्थात बाह्यता एवं बाध्यता के आधारों पर कुछ विचारों विस्तार से विवेचना की जाएगी। बाह्यता, सामाजिक तत्व दो अर्थों में व्यक्ति से बाह्य होते हैं। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समाज में जन्म लेता है जिसका पहले से ही एक निश्चित संगठन संरचना होती है, उसके अपने मूल आदर्श, विश्वास, व्यवहार होते हैं। ठीक है, और व्यक्तियों के जन्म से पूर्व ही विद्यमान होते हैं तथा उन्हें व्यक्ति समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे सीखता है। समाजीकरण जब उसका होता है तो उस समाज के जो भी मूल्य होते हैं, जो भी रीति रिवाज होते हैं, वो सब सीख जाता है। और दूसरा क्या होता है? तो ये व्यक्ति के वाय हैं। ठीक है, क्योंकि उसने बाहर से सीखा है इसको। ये सामाजिक घटनाएं हैं जो व्यक्ति में पूर्व से विद्यमान रहती है, उसने सिर्फ सीखा है। ठीक है, और दूसरा क्या है? सामाजिक तत्व व्यक्ति से इस अर्थ में बाह्य है कि कोई एक व्यक्ति समाज का निर्माण करने वाले संबंधों की संपूर्णता में केवल एक तत्व मात्र होता है। ठीक है, क्योंकि ये संबंध किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए जाते, अपितु व्यक्तियों के मध्य होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनसे बनता है। ठीक है ना, ओके, राइट। फिर बाध्यता को भी यहाँ पे समझा दिया है, इसे देख लीजिएगा।
दबाव डालना, कानून है, मूल्य है, आदर्श है, वो तो आपको मानने पड़ेंगे क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं। ठीक है, सामाजिक संरचना में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो यही बाध्यता कहला जाती है। ठीक है, ओके। समाजशास्त्री पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति में सबसे पहले पद्धति आ जाएगी आपकी सामाजिक तत्वों के अवलोकन के नियम। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, समान एवं विविधि में विभेद के नियम। ओके, सामाजिक प्रारूप के वर्गीकरण के नियम, सामाजिक प्रारूप के वर्गीकरण के नियम। तो आई थिंक इतना काफी है आज के वीडियो में, और देख लेते हैं कुछ है क्या इसमें। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम, ये नियम देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि नियम वगैरह पूछ दे। प्रकार्यात्मक तो शुरू में भी हम आपको बता चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, ओके, इसे देख लीजिएगा, इसे 100% देख लीजिएगा। प्रकारात्मक एमिल दुर्खीम का हो सकता है इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ दे। ठीक, एकात्मकता के प्रकार, ये इन्हीं के सब है, एमिल दुर्खाइम के ही सब है। यांत्रिक एकात्मकता, सामूहिक चेतना की संकल्पना, सामूहिक चेतना इसे हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं, हालांकि है थोड़ा सा, चलिए लगे हाथ देख लेते हैं। सामूहिक चेतना की संकल्पना, सामूहिक चेतना प्रारूप के आधार और सामूहिक चेतना तत्वों के आधार पर। ठीक है ना, तो सामूहिक चेतना क्या कहलाती है, अगर हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं तो उस चीज को हम समझ जाएंगे। ठीक है, यांत्रिक एकात्मकता पहले देख लेते हैं कि यांत्रिक एकात्मकता क्या होती है। यांत्रिक एकात्मकता जो है वो दर्खाइम ने सुई जेनरिस माना है। ठीक है, जिसका जन्म स्वतः सहजता से हुआ हो, यानी वह व्यक्ति को समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। ठीक है, आंतरिक एकात्मकता, और इस एकात्मकता का उदय समूह के सदस्यों के समान जीवन क्रम से एक अनुभवों से होता है। तो यानी जो यांत्रिक एकात्मकता है वो जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से उसमें हो जाती है। ठीक है ना, स्वतः उसका जन्म होता है, और एक यंत्र या मशीन से बनी वस्तुएं सभी समान आकार गुण की होती हैं, और जो एक यंत्र या मशीन से बनी होती है। और इसी प्रकार आदिम समाज में ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति लिंग व आयु समान होते हुए दूसरे व्यक्ति जैसा ही है, और उसमें ऐसी समरूपता है वह यंत्रवत हो या एक ही मशीन की उत्पत्ति हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसी समरूपता के आधार पर जो समाज में एक रूपता बनती है उसे यांत्रिक एकात्मकता कहते हैं। तो यांत्रिक एकात्मकता का मतलब ही होता है एक समान आकार गुण में सभी चीजों में। ठीक है ना, एक समान होना, जो जन्म से स्वतः है उसी तरह की बनी हुई है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ मशीन का दिया है, और जो समाज होता है उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं आदिम समाज में कि उनको लगता है कि वो एक ही तरह के हैं लिंग व आयु में। ठीक है, और दर्खाइम ने इस बात का समर्थन किया है कि एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक संरचना समरूपता प्रदान करती है। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक जो खंड होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं। अब चलिए हम इसमें आगे देख लेते हैं। यांत्रिक एकात्मकता तो हो गई है, यदि किसी व्यक्ति को लकड़ी काटनी है, पक्षी पकड़ना है, जंगल में पेड़ से फल तोड़ना है, तो वह काम किसी अन्य व्यक्ति के समान कर सकता है। तो लोग एक जैसे काम कर लेते हैं, ऐसे कामों में अंतर निर्भरता सीमित होती है। ठीक है ना, ओके, चलिए तो ये एकात्मकता का हो गया, राइट। सामूहिक चेतना की संकल्पना, सामूहिक चेतना के तहत यांत्रिक एकात्मकता कैसे होती है, तो उन्होंने इसको परिभाषित किया सामूहिक चेतना को दर्खाइम ने। सामूहिक चेतना विश्वासों या भावनाओं की वह श्रेणी है जो किसी भी समाज में औसतन प्रकट हो जाती है। यानी विश्वास और भावनाओं की श्रेणी है जो किसी भी समाज में आ जाती है और निश्चित प्रकार की व्यवस्था बनाती है, और इसकी अपनी निश्चित प्रकार की जीवन शैली होती है। किसकी, सामूहिक चेतना की। ठीक है, कोई भी सदस्य इसके प्रारूप या गुण से संबंधित लक्षणों के आधार पर इसकी पहचान कर सकता है। तो सामूहिक चेतना प्रारूप के आधार पर भी होती है। ठीक है, प्रारूप के आधार पर, यानी सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिगत चेतना के आयतन के बीच संबंध, सामूहिक चेतना की दशाओं की औसत तीव्रता, उन सभी दशाओं की अधिक व कम दृश्यता। ठीक है, सामूहिक चेतना तत्वों के आधार पर भी होती है, दो आधार पर होते हैं सामूहिक चेतना के। ठीक है, कौन कौन से आधार हो गए, तत्वों के आधार पर, और दूसरा प्रारूप के आधार पर हो गई सामूहिक चेतना। देख लीजिएगा, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाए। ठीक है, चेतना से क्या समझते हैं, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, क्वेश्चन दे दे कि सामूहिक चेतना से आप क्या समझते, से कितने आधार है। ठीक है ना, तो इसके दो आधार, तो इसमें चेतना में बस एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि टाइम भी कम है और आप लोग को पढ़ना भी है प्रारूप के आधार पर।
ठीक है, विषय वस्तु के आधार पर। ओके, ये दो यहाँ पे आधार दिए हुए हैं, राइट। चलिए फिर, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, राइट। यांत्रिक एकात्मकता, सावयवी एकात्मकता, इनमें अंतर दिया हुआ है। जैसे संरचना के आधार पर यांत्रिक एकात्मकता समानता पर आधारित होती है और सावयवी एकात्मकता श्रम विभाजन पर आधारित होती है, ठीक है। यानी सर्वाधिक रूप से अब विकसित समाज में मिलती है क्या, यांत्रिक वाली, और ये वाली सर्वाधिक रूप से अधिक विकसित समाज में मिलती है, ठीक है। ये जटिल प्रकार की होती है, पहले बाजारों का विलय और बाद में नगरों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अधिक सामाजिक संबंध सापेक्षिक रूप से इसमें मजबूत होते हैं और इसमें सापेक्षिक रूप से दुर्बल होते हैं। जनसंख्या का अधिक आयतन होता है, जनसंख्या का कम आयतन होता है। सापेक्षिक रूप से भौतिक व नैतिक घनत्व कम होता है और इसमें ज्यादा होता है। तो ये अंतर है संरचना के आधार पर यांत्रिक एकात्मकता और सावयवी एकात्मकता में। तो देख लीजिएगा, दंडात्मक नियमों की मान्यताएं किसमें, 1 सेकंड, प्रतिमानों के प्रकार पर यांत्रिक में दंडात्मक नियमों की मान्यताएं होती हैं, सावयवी में क्षतिपूरक नियमों की मान्यताएं होती हैं। इसमें पीनल कानून का चरण होता है, इसमें संयोगात्मक कानून का चरण होता है। सामूहिक चेतना के लक्षण में प्रारूप, जैसे उच्च आयतन, उच्च तीव्रता, उच्च निश्चितता, पूर्ण रूपेण। निम्न आयतन, निम्न तीव्रता, निम्न निश्चितता, जस्ट अपोजिट होता है। बस एक चीज याद कर लीजिए आप, इसमें इनको याद कर लीजिए, रचना क्रम का आधार, और इनमें से एक किसी को याद कर लीजिए, दूसरे को जस्ट अपोजिट में लिख देना, उल्टे में लिख देना है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।